नमस्कार मित्रों। यद्यपि इस बात का उतना ज़्यादा सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाया, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है कि हमारे देश में बहुत सा ऐसा साहित्य रचा गया जो तत्कालीन सरकारों को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ, और उन्होंने किसी न किसी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया उनके प्रकाशन पर भी और प्रसारण पर भी। और जो प्रकाशित हो चुके थे बिना अनुमति के, बिना सेंसर की अनुमति की, उनको ज़ब्त कर लिया गया और ज़ब्त शुदा चीज़ों को बाद में सरेआम सार्वजनिक स्थलों पर जला भी दिया गया। और ऐसी पुस्तकों में प्रेमचंद का सोज़े वतन भी शामिल था। तो बहुत सारी ऐसी कृतियाँ थी जिनका सही ढंग से जो नोटिस लिया जाना चाहिए था या जिस पर विधि पूर्वक शोध होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब हमारे प्रकाशन विभाग ने, सरकार की ओर से, भारत सरकार का विभाग है, बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। उन्होंने इस प्रकार से ऐसे जो प्रतिबंधित प्रकाशन हैं उनमें से बहुत सारी रचनाओं का संकलन करके उनको प्रकाशित भी किया। और पहले 1987 में भी छपा और उसके बाद 1998 में भी छपा। और अब 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिबंधित रचनाओं या कविताओं पर आधारित संकलन भी सरकार की ओर से भी छापे गए। अब जो प्रकाशित कविताएं जो प्रकाशन विभाग की ओर से छापी गईं, उनमें एक का शीर्षक था ज़ब्त शुदा गीत, आज़ादी और एकता के तराने। ज़ब्त शुदा गीत, आज़ादी और एकता के तराने। और इसका जो संपादन था ये 1987 में हुआ था और 2021 में इसे फिर से नए सिरे से प्रकाशित किया गया। अब उसमें जो संपादकीय है वो जो जिस राम जन्म शर्मा नामक एक विद्वान ने जो संपादकीय साथ दिया है, उसमें इस बात का उल्लेख भी किया है कि उपलब्ध सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार, उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदी की 264, उर्दू की 58, तमिल की 19, तेलुगु की 10, पंजाबी और गुजराती की 22, सिंधी भाषा की 9, बांग्ला भाषा की 4, ये सारी पुस्तकें जो थी, पांडुलिपियाँ जो थी, सारी की सारी प्रतिबंधित क्लास में शामिल थी। अब इतनी प्रतिबंधित कृतियों को एकत्र करना, संपादन करना, बाद में उनको प्रकाशित करना, उनका प्रसारण करना, ये सारा बड़ा एक प्रकार से मशक्क़त का काम, बहुत मेहनत का, लेकिन समर्पण भाव का भी काम है। इसमें समर्पण भाव सबसे ज़्यादा होता है कि आप देश के सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन चीज़ों की, जिस साहित्य की स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्ति के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उस भूमिका का उस ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका जिस ढंग से ये मूल्यांकन होना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी और भी कुछ रचनाएं हैं। और जो नई दिल्ली का जो एक प्रकार से नेशनल अभिलेखागार है, राष्ट्रीय अभिलेखागार आर्काइव्स का, उसमें विशेष रूप से अंग्रेज़ी सहित 9 भारतीय भाषाओं के कुल 1244 ऐसे प्रकाशन शामिल हैं जो प्रतिबंधित थे। 1244, ये संख्या बहुत बड़ी है। और ब्रिटिश संग्रहालय में ये संख्या और भी बढ़ जाती है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है लंदन का, उसमें ये संख्या 1569 बताई गई है। और 1569 पांडुलिपियाँ या प्रतियाँ प्रकाशित जो हैं वो वहाँ पर उनके अभिलेखागार में, उनके म्यूज़ियम में, संग्रहालयों में रखी हैं। और वहाँ पर इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी है, वहाँ भी ये रिकॉर्ड सारी की सारी वहाँ पहले वहाँ से भी एकत्र किया गया, फिर वहाँ पर जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसमें सारा का सारा ये पहुँचा दिया गया। तो ये चीज़ें सारी संकलित तो हो गई, लेकिन इनके महत्व पर और इनसे होने वाले प्रभावों के बारे में सही ढंग से मूल्यांकन या उनका सही ढंग से
महत्व उजागर करने वाले तथ्यों के बारे में ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई, जबकि होनी चाहिए थी। सवाल ये नहीं कि एक अंग्रेज़ अधिकारी ने एक साहित्य को प्रतिबंधित करार दे दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उन दिनों की सरकारें, चाहे वो अंग्रेज़ों की सरकार थी, चाहे कुछ कालांतर में बाद की सरकारें थीं, उन्होंने जिस साहित्य पर प्रतिबंध लगाया वो किस दृष्टि से ख़तरनाक था। देश में जागृति फैलाने के रास्ते में किस तरह से वो बाधा था, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। और ये साहित्य में हम लोग, मैं समझता हूँ जो साहित्य के अध्येता हैं, छात्र हैं या शोधार्थी हैं, ये उनकी तरफ से एक कमी रह गई, जिसका देर सवेर हमें इसको धोना चाहिए, भूल में सुधार करना चाहिए, और हमें इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिर इन रचनाओं में, इन कृतियों में, इन पांडुलिपियों में क्या था जो आग लगा सकता था, क्या था जिससे देश में एक नई चेतना का अभ्युदय हुआ, क्या सोचकर ये प्रतिबंध लगाए गए। ये सारी की सारी चीज़ें इस बात की मांग करती हैं कि हमें इन चीज़ों को नए सिरे से डिजिटलाइज भी करना चाहिए, और इन पर चर्चा जो है वो बाकायदा विधि पूर्वक होनी ही चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अभी तक भी गायब नहीं हो पाई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्करण छपे भी प्रकाशन विभाग से, मसलन 135 पृष्ठों का एक संग्रह छपा गीतों का और गज़लों का और नज़मों का, और इसमें आज़ादी की लड़ाई के ज़ब्त शुदा तराने, ये शीर्षक से उसे प्रकाशित भी किया गया। अब इसमें 100 जाने माने और 12 अज्ञात कवियों की 112 कविताएं जो हैं वो संकलित की गई। अब ये अज्ञात कवि कौन थे और उनको क्यों इसमें शामिल किया गया, उन पर प्रतिबंध क्यों लगा, हमारे पास इसकी भी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, ये मानकर चलिए कि हम लोगों ने अपने समकालीन साहित्य के साथ, कलमकारों के साथ, जूझने वालों के साथ कुछ ज़्यादा अन्याय नहीं किया। अन्याय है, ये सरासर अन्याय है कि उनकी चीज़ों को समझने का, उसका सही मूल्यांकन करने का हमारे पास वक्त ही ना बचे। तो ये किस पीढ़ी के लिए हम लोग ये अधूरे काम छोड़े जाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी पीढ़ी जो इस वक्त ये सब कुछ देख चुकी है और तैयार है अगली यात्रा के लिए, कम से कम उसे तो अगली यात्रा पर जाने से पहले इन चीज़ों को खंगाल लेना चाहिए, इन्हें विधिपूर्वक ढंग से, करीने से और इनके महत्व के आधार पर इनका मूल्यांकन कर देना चाहिए। अगर ये होगा तभी बात आगे बनेगी, क्योंकि ये प्रतिबंधों के सिलसिले तो जारी रहेंगे। कोई भी सरकार सत्ता में होगी किसी भी देश की, तो वो कुछ एक साहित्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध तो लगाएगी, किसी भी देश की। ऐसे प्रतिबंध जो हैं अन्य देशों में भी लगे हैं, और बहुत सारा साहित्य जो है वो जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद था उन देशों में, चाहे वो दक्षिणी अफ्रीका था, चाहे वो छोटे छोटे अन्य कंट्री थे, ये कांगो था, बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर ये प्रतिबंध लगे। कांगो में उस वक्त भी वहाँ के प्रधानमंत्री लुमुम्बा की जब हत्या हुई तो उनकी इतनी चीज़ें ज़्यादा सुरक्षित रखी गई थी जो धीरे धीरे प्रसारित होती थी, और जब वो प्रसारित होती तो उसके बाद उसका एक क्रांति का बिगुल जो है वो बच जाता। और इसीलिए उनकी लुमुम्बा की स्मृति में बाद में सोवियत संघ में और कई अन्य देशों में बहुत सारे विश्वविद्यालय भी बने, और उनका साहित्य जो प्रतिबंधित था वह भी प्रकाशित हुआ। अपने वक्त में गोरकी को भी ज़्यादा या चेखव को भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया गया, लेकिन कालांतर में समय आया जबकि इन सब की जो प्रतिबंधित जो कृतियाँ थी सबको एक प्रकाश की किरण मिली और सब पर जमकर चर्चा हुई। लेकिन हम अभी भी, हमारा दायित्व अभी शेष है कि हम अपने प्रतिबंधित साहित्यकारों और उनके साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से समीक्षात्मक चर्चा अभी भी नहीं कर पाए। धन्यवाद।